नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। करीब 100 साल पुरानी बात है। पहले विश्व युद्ध का भूत लोगों के दिमाग पर हावी था। उसी दौर में अमेरिका के सीनेटर जॉर्ज एलन सीनियर ने कहा था कि अतीत को भूल जाओ क्योंकि भविष्य में चिंता करने के लिए बहुत कुछ होगा। 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध सामने था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका ने अपना भविष्य चिंता मुक्त करने के लिए साल 1948 में एक साथ 2 काम किए। यूरोप में सोवियत संघ की नकेल कसने के लिए नेटो नाम का संगठन बनाया और पश्चिम एशिया में यहूदी राष्ट्र के रूप में इजराइल बनवाया। नेटो के जरिए ही अमेरिका की सरकारें यूरोप को कंट्रोल करती रहीं, जबकि इजराइल के नाम पर ही 75 साल से पश्चिम एशिया में अमेरिका अपनी रणनीतिक गोटियां बिछाता रहा। अब इन दोनों मोर्चों पर अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। पश्चिम एशिया में जो लड़ाई इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई थी, उसका विस्तार ईरान, इराक, लेबनान, यमन, सीरिया तक हो चुका है। वहीं यूक्रेन का युद्ध भी धीरे धीरे नेटो बनाम रशिया में तब्दील होता जा रहा है। यूरोप से पश्चिम एशिया में आज के हालात का भूतकाल से रिश्ता क्या है और इसका भविष्य अमेरिका के लिए खतरे की घंटी क्यों है, इसी पर है हमारी ये टेली सीरीज फंदा मिशन बूमरैंग, जिसके पहले एपिसोड में देखिए संयोग द अरब वॉर्टेक्स। पंद्रह अप्रैल 2024। आधी रात में इजराइल के आसमान में आग की बारिश होने लगी। ये आतिशबाजी नहीं थी, बल्कि पहली बार ईरान का इजराइल पर सीधा हमला था। ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों की बौछार करके सीरिया की राजधानी दमिश्क में अपने कॉन्सुलेट पर इजरायली हमले का बदला लिया था। उसी दिन यह तय हो गया कि ईरान पर अब इजराइल का कहर टूटेगा। इजराइल पर ईरान के हमले और इजराइल के पलटवार की धमकी ने अमेरिका की नींद उड़ा दी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे मित्र देशों के साथ ऑनलाइन मीटिंग बुलाई। उन्होंने ईरान के हमले पर लानत तो भेजी, लेकिन यह साफ कर दिया कि ईरान पर अगर इजराइल हमला करता है तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह बयान कितना हैरत अंगेज था, ये समझने के लिए आपको उस दौर में लिए चलते हैं जब ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद इजराइल से दुश्मनी की शुरुआत हो चुकी थी। पश्चिम एशिया के तमाम इस्लामिक देशों के साथ इजराइल की जन्मजात दुश्मनी थी। 1985 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इजराइल को एरो मिसाइल बनाने में मदद का ऐलान किया। अमेरिका में सड़क से संसद तक इस बात पर बहस छिड़ी थी कि इजराइल से दोस्ती की खातिर पूरे अरब क्षेत्र को दुश्मन बनाने की जरूरत क्या है। इसका जवाब देने के लिए सामने आए डेमोक्रेटिक पार्टी के युवा सीनेटर जो बाइडेन। 5 जून 1986, अमेरिकी संसद, वॉशिंगटन डीसी। सीनेटर जो बाइडेन का यह बयान ऐतिहासिक था। पहली बार अमेरिका का एक बड़ा नेता खुलेआम बता रहा था कि इजराइल सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिका का रणनीतिक पूंजी निवेश है। यूरोप में अपना दबदबा कायम करने के लिए अमेरिका ने जो चाल नेटो के जरिए चली थी, उसी चाल के तहत अमेरिका ने पश्चिम एशिया में इजराइल को खड़ा किया। अमेरिका की इस दोहरी चाल की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के 3 साल बाद हुई। सत्रह मार्च 1948, ब्रसेल्स, बेल्जियम। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग और नीदरलैंड्स, पश्चिम यूरोप के 5 देशों के बीच हुए ब्रसेल्स समझौते में अमेरिका नहीं था, लेकिन पर्दे के पीछे, इस समझौते के पीछे अमेरिका ही था। ब्रसेल्स समझौते के 5 दिन बाद ही नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी का खाका बनाने के लिए गुप्त बैठकों का दौर शुरू हुआ। अमेरिका और यूरोप के देशों के बीच इस समझौते का मकसद था सोवियत संघ को घेरना।
ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन ने नेटो के जन्म के समय ही बता दी थी। चार अप्रैल 1949, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। सोवियत संघ की घेरेबंदी के लिए अमेरिका जिस वक्त यूरोप में नेटो बना रहा था, उसी दौरान पश्चिम एशिया में इजराइल को यहूदी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की गोटियां भी अमेरिका ही बिछा रहा था। 14 मई 1948, तेल अवीव, इजराइल। ब्रसेल्स ट्रीटी के 58 दिन बाद इजराइल ने खुद को आजाद घोषित किया और 24 घंटे के अंदर अमेरिका ने इजराइल को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे दी। उस वक्त फिलिस्तीन में आग लगी हुई थी और अरब देशों के साथ इजराइल की जंग चल रही थी। इजराइल को यहूदी राष्ट्र बनवाने के पीछे अमेरिका की रणनीति क्या थी, ये 25 साल में साफ हो गया। सोलह सितंबर 2020, व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन डीसी। 72 साल की दुश्मनी भुलाकर संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजराइल के साथ शांति समझौता कर लिया, क्योंकि इजराइल अमेरिका और अरब के देशों के सामने अब नया दुश्मन था, ईरान। जुलाई 2021 में संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल में अपना दूतावास भी खोल दिया। 2 साल बाद ही इस्लामिक देशों के नेता कहे जाने वाले सऊदी अरब ने भी इजराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इसका ऐलान भी हो गया। 21 सितंबर 2023। लेकिन सिर्फ 15 दिन बाद 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले ने अमेरिका की 75 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। इजराइल का आरोप था कि हमास के हमले के पीछे ईरान का हाथ है। इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा पट्टी पर बम बरसाए, तो फिलिस्तीन से हमदर्दी जताने के लिए पश्चिम एशिया के तमाम देश एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। नेटो का गठन सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के रणनीतिक गठबंधन के रूप में हुआ था। सोवियत संघ के खत्म होने के बाद माना जा रहा था कि नेटो अब धीरे धीरे बेमानी हो जाएगा, लेकिन अमेरिका ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने विश्व शांति के लिए नेटो का विस्तार करना शुरू किया। यूक्रेन युद्ध नेटो के उसी विस्तार का नतीजा है। अब से 24 साल पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिस नेटो से दोस्ती करना चाहते थे, वही नेटो रूस का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बना और यूक्रेन युद्ध को नेटो के अंत का आरंभ क्यों कहा जा रहा है, ये समझने के लिए देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, प्रयोग, द बाल्टिक ब्लंडर। यूक्रेन युद्ध का 736वां दिन, 29 फरवरी 2024। यूक्रेन में 24 घंटे से भीषण गोलाबारी जारी थी। रूस का दावा था कि उसने यूक्रेन के 1300 से ज्यादा सैनिकों को महज 24 घंटे में मार गिराया है, जबकि यूक्रेन इस बात से संतुष्ट था कि उसने रूसी वायुसेना के 3 लड़ाकू विमानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। सबको पता था कि यह जंग असल में यूक्रेन और रूस की नहीं, बल्कि रूस और नेटो के बीच चल रही है। लेकिन इसमें एक पेच था। नेटो के सदस्य देश ये तो खुलकर कबूल कर रहे थे कि वो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन में अपने सैनिकों की मौजूदगी से नेटो इनकार कर रहा था। उस दिन ये भ्रम भी टूट गया। नेटो के संस्थापक सदस्य
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इशारा किया कि नेटो के सैनिक यूक्रेन में उतर सकते हैं। इस बीच अजरबैजान के डिजिटल न्यूज चैनल ने दावा किया कि नेटो के सैनिक तो पहले से ही यूक्रेन में हैं। एक दिन पहले यानी 28 फरवरी 2024 को रूस की एक अदालत ने यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ रहे लातविया के एक नागरिक को उसकी गैर मौजूदगी में ही 10 साल कैद की सजा सुनाई। यूक्रेन में नेटो की सीधी दखल का कोई सबूत नहीं था, सिर्फ संकेत मिल रहे थे और उन्हीं संकेतों का जवाब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस धमकी से दिया। इस जंग की शुरुआत ही नेटो और रूस के टकराव से हुई थी। यूक्रेन पर हमला करने से 16 दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत साफ साफ कहा था कि वो नेटो का विस्तार रूस के बॉर्डर तक नहीं होने देंगे। 8 फरवरी 2022 मॉस्को, रूस। फिर भी यूक्रेन नेटो में शामिल होने की जिद पर क्यों अड़ा रहा? पुतिन के तेवर देखने के बाद भी नेटो, खासकर अमेरिका ने यूक्रेन को शह क्यों दी? और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को नेटो के नाम से नफरत क्यों है? ये समझने के लिए थोड़ा अतीत में लौटते हैं। 20 दिसंबर 1991 नेटो मुख्यालय, ब्रसेल्स, बेल्जियम। नेटो की यह बैठक 3 साल बाद हो रही थी। सोवियत संघ का वजूद खत्म हो चुका था। पूर्वी यूरोप के देशों में सोवियत विचारधारा का नामो निशान पहले ही मिट चुका था। नेटो बनाने का मकसद पूरा हो चुका था। साल 1949 में सोवियत संघ विरोधी सैन्य गठबंधन के रूप में बने नेटो का विस्तार 1991 तक 16 देशों में हो चुका था। सोवियत संघ के पतन के बाद यह मान लिया गया कि अब नेटो धीरे धीरे बेईमानी हो जाएगा। लेकिन साल 1995 में नेटो ने अपने पैर पसारने के लिए नई रणनीति बनाई, जिसे नाम दिया गया ओपन डोर पॉलिसी। बात वाजिब थी, लिहाजा 1 महीने बाद ही नेटो ने रूस को भरोसा दिया कि नेटो से उसको कोई खतरा नहीं होगा। 14 मई 1997 व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन डीसी। इसके बाद हंगरी, पोलैंड और चेक गणराज्य नेटो में शामिल हुए तो रूस ने कोई आपत्ति नहीं जताई। साल 2000 में रूस की सत्ता संभालने के बाद राष्ट्रपति पुतिन और नेटो के रिश्तों की शुरुआत भी दोस्ताना अंदाज में हुई। फिर ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो को रूस का सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया? साल 2021 में नेटो के पूर्व महासचिव जॉर्ज रॉबर्टसन ने खुलासा किया, मेरे साथ हुई पहली मुलाकात में राष्ट्रपति पुतिन ने पूछा था कि आप लोग हमें नेटो में शामिल होने का न्योता कब भेज रहे हैं। ये बात साल 2000 की है। मैंने पुतिन को बताया कि नेटो में शामिल होने के लिए हम इनविटेशन नहीं भेजते, बल्कि शामिल होने वालों को आवेदन करना होता है। इस पर राष्ट्रपति पुतिन का जवाब था कि फिर रहने ही दीजिए, क्योंकि हम ढेर सारे देशों की कतार का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसका कोई मतलब ना हो। नेटो और रूस की दोस्ती दुश्मनी के बारे में इस साल राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार खुलासा किया। अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन के साथ इंटरव्यू में पुतिन ने बताया, साल 2000 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन रूस के दौरे पर थे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि नेटो में शामिल होने के बारे में रूस से पूछा जाएगा? आपको लगता है कि ऐसा होगा? इस पर बिल क्लिंटन ने जवाब दिया कि वो ऐसा ही सोचते हैं। ये काफी दिलचस्प है। लेकिन उसी दिन शाम को जब क्लिंटन डिनर पर मिले तो उन्होंने बताया कि रूस को नेटो में शामिल करने के बारे में उन्होंने अपनी टीम से बात की है, लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं है। नेटो का सालाना बजट लगभग 350 करोड़ यूरो यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए है। कुल 32 देशों वाले संगठन का 50% से ज्यादा बजट अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के खजाने से आता है। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद भी यही 4 देश कर रहे हैं।
सामने से तो नेटो एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन नेटो के अंदर विरोध और विरोधाभासों का ज्वालामुखी धधक रहा है। अमेरिका ने जिस नेटो को खड़ा किया, उसके अस्तित्व पर खतरा क्यों मंडरा रहा है? देखिए हमारा ये एपिसोड विखंडन, द ग्रोइंग फिशर। 4 अप्रैल 2024, नेटो हेडक्वार्टर, ब्रसेल्स, बेल्जियम। मौका नेटो की 75वीं सालगिरह का था। दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर सैन्य गठबंधन की हैसियत का बखान इससे एक दिन पहले ही शुरू हो चुका था। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह सवाल भी उठ रहा था कि आखिर नेटो के विस्तार की जरूरत क्या है। इसका जवाब भी 75वीं सालगिरह पर आया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और नेटो के महासचिव के बयान में यही लगा कि नेटो सर्वशक्तिमान है, दुनिया का संकट मोचक है। लेकिन सच्चाई ये है कि 75वीं सालगिरह से कुछ दिन पहले एक बयान से नेटो के भी होश उड़ गए। 11 फरवरी 2024, डॉनवे, साउथ कैरोलिना, अमेरिका। ट्रंप ने यह बयान चुनावी रैली में दिया, लेकिन नेटो के बारे में उनकी सोच बहुत पुरानी है। डोनाल्ड ट्रंप जब राजनीति में नहीं उतरे थे, तब भी वो दुनिया में हर फसाद की जड़ नेटो को ही मानते थे। 2 सितंबर 1987, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की रेस में है और अमेरिका को सबसे बड़ा डर यही है कि ट्रंप ने अगर सत्ता में लौटते ही अमेरिका को नेटो से अलग कर दिया तो क्या होगा। इसी डर की वजह से अमेरिकी संसद ने दिसंबर 2023 में कानून बना दिया कि कोई भी राष्ट्रपति नेटो से अलग होने का फैसला अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। उसके लिए अमेरिकी संसद से मंजूरी लेनी होगी। अमेरिका में ये कानून बन जाने के बाद भी नेटो के खंडित होने का खतरा कम नहीं हुआ, क्योंकि नेटो के कई पुराने सदस्य देश उसके कामकाज से नाखुश हैं। इनमें हंगरी भी है, जिसने स्वीडन के नेटो में शामिल होने का रास्ता रोक रखा है। यूक्रेन युद्ध में जब पूरा नेटो रूस के खिलाफ खड़ा है, तब भी हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान अक्सर अलग ही सुर में बोलते रहे। यूक्रेन और रूस की जंग में नेटो के एक और सदस्य देश तुर्की का झुकाव भी रूस की ओर ही रहा है। तुर्की नेटो का इकलौता देश है जिसने रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराने में दिलचस्पी दिखाई। इस मामले में तुर्की नेटो में अलग थलग पड़ा तो पश्चिम एशिया में उसने अमेरिका और इजराइल से बिल्कुल अलग स्टैंड ले रखा है। हालांकि अमेरिका और नेटो के बाकी देशों को उम्मीद यही है कि कुछ देशों के मतभेद से नेटो की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस उम्मीद की वजह है नेटो का इतिहास। अमेरिका से मतभेद के बाद फ्रांस ने 1966 में नेटो के मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर से खुद को अलग कर लिया था। नेटो कमांड फोर्स में फ्रांस के सैनिकों की वापसी साल 2009 में हुई। 1974 में साइप्रस पर कब्जे को लेकर ग्रीस और तुर्की में तनाव बढ़ा तो ग्रीस ने भी 6 साल तक नेटो मिलिट्री कमांड से खुद को अलग रखा। ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी और कनाडा में भी नेटो की सदस्यता बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कनाडा की ग्रीन पार्टी, ब्रिटेन की मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी की यूथ विंग और स्पेन में लेफ्ट विंग पार्टियों के गठबंधन ने नेटो के खिलाफ अभियान चला रखा है। अरब देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों का इतिहास बेहद पेचीदा है। समय के साथ पश्चिम एशिया में अमेरिका के रणनीतिक पार्टनर भी बदलते रहे हैं। कभी ईरान उसका दोस्त था, फिर इराक बन गया। इराक से रिश्ते बिगड़े तो सऊदी अरब को अमेरिका ने अपने पाले में किया। पिछले 1 दशक से ईरान के खिलाफ पश्चिम एशिया में बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश अमेरिका कर रहा था। 2 साल से अमेरिका और यूरोप के बीच पश्चिम एशिया में नेटो जैसे संगठन की चर्चा चल रही थी, जिस पर ईरान और फिलिस्तीन के गठजोड़ ने ग्रहण कैसे लगाया, इसी पर है टेली सीरीज का एपिसोड चक्रव्यूह, डांस ऑफ डिस्कॉर्ड। एक जनवरी 1978, तेहरान, ईरान। नए साल का पहला जाम। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर तेहरान के शाह मोहम्मद रजा पहलावी के साथ जश्न मना रहे थे। जिमी कार्टर के इस बयान के 1 साल बाद ही ईरान में हिंसा और उपद्रव का वो दौर शुरू हुआ
जिसने अमेरिका के चहेते शाह रजा पहलवी के शासन का अंत कर दिया। 16 जनवरी 1979 को ईरान में इस्लामिक क्रांति का नतीजा सामने था। पहलवी राज का खात्मा करके ईरान के शिया कट्टरपंथी सत्ता में आ चुके थे। इस्लामिक क्रांति से पहले तक पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजराइल की रणनीति का केंद्र ईरान ही था। आसपास के बाकी तमाम अरब देशों के साथ इजराइल का 36 का आंकड़ा चल रहा था। सीरिया, मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, इराक, लीबिया के साथ इजराइल 1948 से 1973 के बीच 3 बड़ी जंग लड़ चुका था और अब ईरान उसके सिर पर नया खतरा बनकर मंडरा रहा था। इसी मोड़ पर अमेरिका ने पश्चिम एशिया में नया चक्रव्यूह तैयार किया। उसने बड़ी सफाई से इजराइल बनाम अरब विवाद को ईरान बनाम अरब संघर्ष की ओर मोड़ दिया। ईरान के साथ इराक, सऊदी अरब समेत लगभग सारे अरब देशों का धार्मिक और सांस्कृतिक विवाद था। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की पीठ से अमेरिका का हाथ हटा तो दूसरे देशों को ईरान से बदला लेने का मौका मिल गया। पश्चिम एशिया में पावर गेम की शुरुआत 1980 में ईरान इराक युद्ध से हुई। 8 साल तक चली इस जंग का असर ये हुआ कि अरब के देश इजराइल फिलिस्तीन का फसाद भूलकर ईरान इराक में उलझ गए। ये युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिका ने इराक को पश्चिम एशिया की शांति के दुश्मन के तौर पर पेश कर दिया। 1991 में फिर एक जंग शुरू हुई जिसमें कुवैत को इराक के कहर से बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना उतार दी। इराक और अमेरिका की लड़ाई सद्दाम हुसैन की तानाशाही का अंत होने तक जारी रही। इसी बीच सीरिया और यमन में गृह युद्ध शुरू हो चुका था और इन दोनों देशों में सक्रिय था ईरान। 2017 आते आते पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ अरब लीग के देश लामबंद हो गए। 19 नवंबर 2017 इसी माहौल का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने अरब देशों के साथ इजराइल का समझौता कराना शुरू किया। लेकिन 8 अक्टूबर 2023 से गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों के बाद अमेरिका का ईरान विरोधी चक्रव्यूह टूटने लगा। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों के विरोध की कमान ईरान ने ही संभाल रखी है। जंग के मोर्चे पर ईरान ने यमन के हूती विद्रोहियों और लेबनान के हिजबुल्लाह को तैनात किया है, तो कूटनीतिक मोर्चे पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान सक्रिय हैं। इस दांव में सिर्फ अमेरिका और इजराइल नहीं बल्कि ईरान को दुश्मन मानने वाले देश भी फंस गए हैं। फिलिस्तीन के सवाल पर उन्हें भी ईरान की भाषा बोलनी पड़ रही है। 16 जनवरी 2024 डावोस, स्विट्जरलैंड। अमेरिका अब ईरान इजराइल युद्ध से पैदा हुए हालात में फंस गया है। सऊदी अरब समेत अरब लीग के देशों की हमदर्दी ईरान के साथ नहीं है, लेकिन अरब देशों की शर्त है कि इजराइल तुरंत गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के बाकी इलाकों में हमला बंद करे। इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है और अमेरिका को सूझ नहीं रहा कि वो अरब देशों और ईरान के साथ परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे टकराव को कैसे संभाले। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का दबदबा नेटो की वजह से बना। नेटो की साझा ताकत का मुकाबला कोई देश नहीं कर सकता। ये बात यूक्रेन युद्ध के समय रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कबूल की थी। लेकिन क्या नेटो की विशाल सेना और घातक हथियार ही जंग जीतने के लिए काफी है? कोल्ड वॉर के बाद जितने भी देशों में नेटो ने सैन्य ऑपरेशन किया, वहां क्या हासिल हुआ? कागजों में ताकतवर नेटो की सेना जंग के मैदान में कितनी कारगर हुई? इसी की पड़ताल देखिए हमारा ये एपिसोड आडंबर, द मिलिट्री मिथ। पच्चीस जून 1991 स्लोवेनिया, तत्कालीन यूगोस्लाविया। ये शीत युद्ध का साइड इफेक्ट था। उस वक्त यूरोप में यूगोस्लाविया नाम का देश हुआ करता था, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के प्रभाव में आकर कम्युनिस्ट बन गया था। सोवियत संघ के टूटने की आहट मिलते ही यूगोस्लाविया के स्लोवेनिया में राष्ट्रवादी ताकतों ने आजादी की जंग छेड़ दी। (16 अप्रैल 1992) क्रोएशिया,
तत्कालीन यूगोस्लाविया। स्लोवेनिया के बाद क्रोएशिया में भी युद्ध शुरू हो गया, जो असल में स्थानीय ईसाई और मुस्लिम समूहों के बीच था। इस जंग में ईसाई समुदाय की तरफ से जंग लड़ने के लिए ब्रिटिश लड़ाके मोर्चे पर आ गए। जून 1995 बोस्निया, तत्कालीन यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया 1992 में कई टुकड़ों में बंटकर खत्म हो गया, लेकिन धार्मिक और जातीय फसाद जारी था। पूर्व यूगोस्लाविया का हिस्सा रहे बोस्निया में भी एथनिक वॉर छिड़ा हुआ था। यूरोप में जो कुछ हो रहा था उसकी बुनियाद शीत युद्ध के दौरान पड़ी थी, लिहाजा वहां शांति बहाली की जिम्मेदारी कोल्ड वॉर में बने सैन्य गठबंधन नेटो को सौंपी गई। पूर्व यूगोस्लाविया के अलग अलग इलाकों में नेटो 1992 से ही एक्शन में था, लेकिन नेटो का मिलिट्री ऑपरेशन 1995 में शुरू हुआ। नेटो की फौज ने बोस्निया में बम बरसाने शुरू किए। इस बीच कोसोवो में भी हालात बेकाबू हो गए थे और वहां भी नेटो को ही मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया। विद्रोहियों की हैसियत नेटो के सामने तिनका बराबर ही थी, लेकिन नेटो को यहां नाको चने चबाने पड़े। यूगोस्लाविया की जगह सर्बिया, मैसेडोनिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो और स्लोवेनिया जैसे देश दुनिया के नक्शे पर आ गए। लेकिन क्या नेटो अपनी ताकत के दम पर स्थायी शांति बहाल कर पाया? इसका जवाब खुद देख लीजिए। 30 मार्च 2023 कोसोवो में नेटो की सेना 3 दशक से जिस विद्रोह को कुचलने के लिए तैनात है, उसकी नाकामी का सबूत ये तस्वीरें थी। कोसोवो में विद्रोहियों ने नेटो के सैनिकों पर ही धावा बोल दिया। नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे नेटो के सभी देशों पर हमला माना जाता है। इसी कानून के तहत अमेरिका ने 9/11 के आतंकी हमले के खिलाफ जब अफगानिस्तान पर प्रहार किया तो अफगानिस्तान में भी नेटो की सेना एक्शन में आ गई। अफगानिस्तान में नेटो और अल-कायदा तालिबान की जंग करीब 20 साल चली। यहां भी नेटो को जीत नसीब नहीं हुई। उसके सैनिकों को अफगानिस्तान से खाली हाथ लौटना पड़ा। इराक में भी नेटो ने सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करने के बाद लोकतंत्र और शांति बहाली का मिशन शुरू किया था। उसका नतीजा भी दुनिया के सामने है। इराक अब न सिर्फ अशांत है, बल्कि इराक में ईरान के समर्थक चरमपंथी गुट पूरी तरह हावी है। नेटो की सेना आखिरी बार साल 2013 में लीबिया में सक्रिय हुई। विद्रोहियों की मदद करके नेटो ने मुअम्मार गद्दाफी की तानाशाही तो खत्म कर दी, लेकिन लीबिया का सिविल वॉर आज तक जारी है। नेटो यहां भी नाकाम रहा। तो क्या नेटो की सैन्य ताकत सिर्फ दिखावा है? अगर नेटो के हथियार, उसकी सैन्य संख्या और आर्थिक शक्ति देखेंगे तो ये सवाल ही बेमानी लगेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जंग सिर्फ हथियारों और पैसों से नहीं जीती जाती। जंग जीतने के लिए जज्बात यानी मोटिवेशन की जरूरत होती है, और नेटो के सैनिकों के पास इसी की कमी है।